बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले से प्लानिंग बेहद जरूरी है। एजुकेशन लोन एक सहारा जरूर है, लेकिन केवल यही एक रास्ता नहीं हो सकता है। पढ़ाई का बढ़ता खर्च निश्चित तौर पर मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों के लिए बड़ी मुश्किल है, खास तौर पर जब पैसों की हर प्लानिंग में महंगाई की परछाई रहती है। तो कैसे आप बच्चों के एजुकेशन के लिए करें पुख्ता प्लानिंग, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कल्पेश अशर। कल्पेश, थैंक यू सो मच, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। पहला सवाल तो यही उठता है कि बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग की शुरुआत किसी को कब करनी चाहिए? क्या आप बता सकते हैं हमें? एक पुख्ता जवाब तो सबके लिए नहीं होगा, एक साइज सबको फिट नहीं होता जूते का, उसी तरह ये सवाल जो है सबके लिए एक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेशंस आप हमें बता सकते हैं कि शुरुआत कब करें? थैंक यू प्रियंका, मुझे शो पे आमंत्रण देने के लिए। एंड ये जो टॉपिक हमने चुना है प्रियंका, बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है। और खास तौर पे आपने जो इंट्रोडक्शन में बताया कि पेरेंट्स जो हैं, खास तौर पे इंडियन पेरेंट्स, वो बच्चों की हायर एजुकेशन को लेकर बहुत बहुत भावनात्मक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज है, एक रोल प्ले करता है किसी के व्यक्ति की जिंदगी में। और पेरेंट्स का एक उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए सबसे उम्दा या सबसे बेस्ट एजुकेशन ढूंढे। लेकिन यहाँ पे जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमें सिर्फ भावना में आके या इमोशंस में आके, या इनफैक्ट मैं तो एक और चीज कहूंगा, कंपैरिजन करके भी कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि सब अगर एक हायर एजुकेशन की प्लानिंग करते हैं तो हमें अपनी सिचुएशन पहले देखनी चाहिए। मतलब पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ कि आज की तारीख में वो कौन से फाइनेंशियल स्टेज पे हैं, कौन से फाइनेंशियल उनकी अवेयरनेस है या उनकी एक स्टैंडिंग है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करने बैठे कि अगर मेरे पड़ोसी का बेटा या मेरी चाची का बेटा वो ओवरसीज गया और उसने इतना खर्चा किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वही करें और अपनी पूरी जिंदगी के जो दूसरे फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको भी दांव पे लगा दें। तो ये एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में एक प्लान तो मैं जरूर इसके जरिए बताएंगे, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा जहां पे सिर्फ फॉरेन लैंड पे या ओवरसीज में ही पुख्ता एजुकेशन या अच्छा एजुकेशन मिलता था। आज हमारे देश में भी अगर हम देखने जाएं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे वोकेशंस ऐसे हो गए हैं जहां पे हमें अपने देश में एजुकेशन मिलता है। और यकीन मानिए वहां से एटलीस्ट 75% कम कॉस्ट में मिल जाएगा आपको वो एजुकेशन की, जो अगर प्लानिंग करनी है तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में, सबसे पहले डिटरमिन करना जरूरी है कि हम जो एजुकेशन है वो कहाँ करना चाहते हैं। ओवरसीज करना चाहते हैं या इंडिया में करना और चाहते आप हैं। कह रहे हैं इंडिया में करेंगे तो आपका कॉस्ट जो है सीधा हाफ हो ही जाएगा। आप तो हो ही जाएगा, आप यकीन मान के चलिए। क्योंकि आज की तारीख में लोग क्या करते हैं कि अपने जो स्टैंडर्ड्स है वो सिर्फ यूएस और यूके के साथ टैली कर रहे हैं। मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बस वहीं पर अपने बच्चों को भेजना है। तो और अपनी वहां जेब पर भी देखिए और अपने देश के संस्थान देखिए और फिर प्लान कीजिए। लेकिन और कल्पेश, इसका कोई सीधा जवाब है कि कब करें? जब बच्चा नर्सरी में जाए तब शुरुआत करें, जब बच्चा 5th क्लास में हो तब करें, 10th क्लास में हो तब करें? इसके लिए आप क्या कहते हैं? तो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बात चलती है एक्सपेक्टेशंस की। तो अगर एक एक पेरेंट या किसी कपल को पहले से अपने बच्चों को ठान ही लिया है उन्होंने कि हमें हायर एजुकेशन करना है, यहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 की होती है, हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने मान लीजिए कि ठान ही लिया है कि हमें एक बच्चों को जब उसकी एज 18 की हो जाती है तो वहां पे हमको उसको हायर एजुकेशन करवानी है, then ideal should be you should give it a time frame of तकरीबन 10 से 15 साल। दैट इज द ठीक है। आंसर। तो 10 से 15 साल अगर हम प्लान करते हैं, और इसके मैं अलग पहलू भी बताऊंगा प्रियंका आपको, कि 10 से 15 साल प्लान करते हैं तो इसका सीधा सा एक एक आंसर भी निकल आता है और एक सीधा प्रोडक्ट की ओर इसका एक संकेत जाता है, वो है इक्विटी। कि इक्विटी में हम अगर निवेश करते हैं 10 से 15 साल तक कोई भी गोल के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक एवरेज इन्वेस्टमेंट करके भी उसका जो एवरेज रिटर्न्स भी है, हमारा गोल शायद उस पर रीच हो जाए। लेकिन हम अगर अपना जो निवेश का दायरा है वो सीमित कर देते हैं कि मान लीजिए हमें पता चला कि हमें प्लानिंग सिर्फ 2 साल की करनी है या 3 साल की करनी है और हमें अपना एक बड़ा सा कॉर्पस एक इकट्ठा करना है, तो इक्विटी में रिस्क हम नहीं ले सकते। तो एक 10 से 15 साल का अगर हम टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, और मान लीजिए बच्चे की उम्र, मान लीजिए वो स्कूलिंग स्टार्ट करता है 4 या 3, 4, 5 साल की एज में, वहीं पर एक पैरेलल हायर एजुकेशन की प्लानिंग हम करते हैं अलोंग विद द अदर फाइनेंशियल गोल्स। आपका रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल है, आपको घर लेना है,
इसके साथ में इस गोल को एक अलग पटरी पे हम दोहराते हैं ठीक है, लेकिन तो 10 से कंफर्टेबली हो जाएगी। 15 साल जो है वो आपको देने चाहिए अगर आप हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं कि आप उसे किसी बड़ी संस्थान में, भारत में, विदेश में, जहां भी भेजना चाहते हैं। और आप उसको कंफर्टेबली करना चाहिए। लेकिन एक और बात है जो कि आजकल हर फाइनेंशियल प्लानिंग में एक सवाल है, महंगाई का। तो एजुकेशन के खर्च भी बढ़ेंगे, एजुकेशन को भी हम देखेंगे। जो कोर्स आज मुझे शायद 2 लाख का मिल रहा होगा, वो आगे जा कर के उसकी कॉस्ट जो है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ सकती है। तो एक तो एजुकेशन का खर्चा, ऊपर से महंगाई, इन दोनों के बीच में कैसे तालमेल रखेंगे कल्पेश? तो एग्जैक्टली अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके बैठते हैं तो हम पहले यही चीज देखते हैं कि आज की तारीख में उस कोर्स की कीमत कितनी है। तो मान लीजिए कहीं पर हमने एक रिसर्च की या किसी से सुना या एक एजुकेशन काउंसलर से बात की और पता चला कि मान लीजिए आज हमें सिर्फ एक 10 साल का पीरियड है और यहाँ पर आज की तारीख में एक 4 साल का कोर्स अगर हायर एजुकेशन का मान लीजिए अराउंड 1 करोड़ का है, तो एजुकेशन इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा ही होती है। तो अगर हम नॉर्मल इन्फ्लेशन जो एक इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है उसको अराउंड 6% की एक गिनती करते हैं, तो एजुकेशन इन्फ्लेशन तकरीबन 10 to 12% पे ईयर ऑन ईयर, साल ब साल बढ़ती रहती है। तो हमें पहले तो इन्फ्लेटेड अमाउंट जो आएगी आज से 10 साल के बाद उसको टारगेट करके चलना है, ना ही कि आज की तारीख में जो अमाउंट है वो, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन के 2 पहलू हैं। सिर्फ आप 6% पे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो एजुकेशन इन्फ्लेशन को आप टारगेट कर रहे हो। तो उसके लिए मैंने बताया कि अगर आप कंफर्टेबली एक एजुकेशन प्लानिंग करना चाहते हो तो एक समय का एक बड़ा सा टाइम फ्रेम रखिए। उसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट सूझ बूझ के साथ आप कर सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक प्लान से कर सकते हैं। पैनिक नहीं करना है इसमें आपको, क्योंकि दूसरा पहलू आपने बताया, लोन कब लेने की किसी को जरूरत पड़ती है, जब उसके पास एक अमाउंट कम पड़ती है, उसके हाथ उसके तंग हो जाते हैं, तब लोन लेने की उसकी नौबत आती है। लेकिन हम पहले से अगर प्लानिंग करके चलें, अपने आप को समय दे, एक सिस्टमैटिक प्लान से चलें, तो लोन की शायद नौबत ना भी आए। और क्यों हम अपने सर पे एक एडिशनल लायबिलिटी, अपने बेटे या बेटी के सर पे एडिशनल लायबिलिटी लादना चाहते हैं? ठीक तो है। कहने का मतलब यही है कि टाइम फ्रेम अगर हमारे पास सही है तो मान लीजिए कल उठ के जीवन है, जीवन में कुछ भी संभव है। अगर ये एजुकेशन लोन बच्चे के काम नहीं आया है, उसकी कीमत उससे कम भी हो गई, तो आपने जो रकम इकट्ठा की है वो आप ही खुद की है। तो आप बच्चों के लिए जितना आपको डाइवर्ट करना है वो कर सकते हैं, बाकी का तो अमाउंट एक्चुअली तो आपका ही है। आप अपने retirement के कल्पेश, लिए divert ठीक है, आप कह रहे हैं एजुकेशन लोन एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपके पास एक फंड आपको तैयार करना चाहिए पैरेलली, साथ में जो चलता रहे। अब आपने इक्विटी का जिक्र किया, क्या आप यही सजेस्ट करते हैं कि आप जब निवेश चुने तो इक्विटी जैसे निवेश, यानी कि म्यूचुअल फंड जैसे निवेश चुने, अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो? Yes, exactly. Not only म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही सिंपल तरीका है एंड मोस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। लेकिन अगर आपकी सूझबूझ है, आप खुद एक अच्छा रिसर्च कर सकते हो, आपको नॉलेज है, तो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स भी एक पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो। लेकिन आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, आपको इसको 6 से 10 साल का टाइम देना पड़ेगा इसकी ग्रोथ के लिए। तो आपको अगर मान लीजिए कि आप इक्विटी में निवेश करते हो, 10 साल का दायरा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि अराउंड 80 to 90% आपका निवेश जो है वो इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के बीच में हो सकता है। अगर आपके पास स्टॉक्स की रिसर्च नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो डोंट स्पेक्यूलेट, डोंट गो फॉर एनी स्पेक्यूलेटिव कॉल्स, टिप्स। तो सीधा आप जाके म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में अपना निवेश कर दीजिए। और बाकी का जो 10 to 20% है वो आप थोड़ा कंजर्वेटिव डेट फंड्स या एफडीज में रख सकते हैं, जस्ट एज अ हेज। तो एक दोनों का मिश्रण, लेकिन आपका जो ज्यादा प्रोपोर्शन है वो इक्विटी में होना चाहिए। वहीं पर आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता रखता है। कल्पेश, अभी आपने बात की कि केवल एजुकेशन लोन के सहारे नहीं रहना है, अपना फंड तैयार करना है, उसके लिए आप कहाँ निवेश करें ये भी बताया। लेकिन कितना हिस्सा जो है वो हम एजुकेशन लोन पर निर्भर कर सकते हैं? क्या कुछ हिस्सा हम एजुकेशन लोन पर भी डाल सकते हैं? और किन बातों का ख्याल रखना होगा अगर हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो? देखिए, एजुकेशन लोन जब हम लेते हैं तो बहुत बहुत सारे पहलू इसमें हमको ध्यान रखना है। पहली बात तो अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन लोन कहने सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें साथ वर्ड एजुकेशन जुड़ा है, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और लोन की जो रकम है, भले उसमें काफी एक फीचर्स होते हैं कि मॉरेटोरियम होता है, जब तक जो लोन चुकाने वाला बंदा होता है उसकी जॉब नहीं लगती तब तक आप उसका
रीपेमेंट्स भी उसको थोड़ा डेफर कर सकते हो। लोन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप डेफर कर सकते हो या ट्रांसफर कर सकते हो बच्चों के ऊपर जब वो कमाने लगे। लेकिन इसमें टैक्स के बेनिफिट्स भी होते हैं। पर लेट्स नॉट फॉरगेट कि लोन की रकम जितनी मिनिमम हो उतना बेटर है, क्योंकि इसका जो सीधा लोड जो आता है एक बंदे के कैश फ्लो पे आता है, उसकी बाकी सारी जीवन के एक अलग कैश फ्लो पे भी काफी सारी चीजें निर्भर करती हैं। उसका लाइफस्टाइल होता है, उसके दूसरे गोल्स होते हैं। तो सिर्फ इसको लेके चलना इज नॉट द राइट थिंग, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सेड कि पेरेंट्स जब गोल प्लानिंग करते हैं तो लोन भले ही ले, अपने बच्चों का जो एक सपना है जरूर साकार करे, लेकिन उनको ये भूलना नहीं है कि उनकी भी रिटायरमेंट साथ में करीब आ रही है। तो अगर आप देखें तो एजुकेशन लोन अगर क्षमता है आप रीपेमेंट कर सकते हो तो एजुकेशन लोन भी मिल गई, भगवान की दया से आप रीपे भी कर सकते हो। लेकिन जिंदगी में आपको रिटायरमेंट के लोन नहीं मिले, उसकी जो अरेंजमेंट है वो आपको खुद ही करनी है। और अगर उसकी आप अरेंजमेंट नहीं करते हो, सब कुछ अपना जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ एजुकेशन में डाइवर्ट कर देते हो, तो कल उठ के आपकी जिंदगी में भी कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो मैं पेरेंट्स के तौर पे भी ये एक एक एडवाइस या वार्निंग देना चाहता हूँ कि लोन की जो रकम है उसमें बहुत सारे पहलू इन्वॉल्व हैं। आप कितनी एक कोलैटरल रख सकते हो उसके ऊपर भी लोन निर्भर करता है। अगर कोलैटरल नहीं है तो आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है। कौन से इंस्टीट्यूशन से लेते हो आप, उस पर भी बहुत सारा निर्भर करता है। राइट। उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, जैसे आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन में बताया कि रेटिंग के ऊपर निर्भर करता है, कौन से कोर्स के ऊपर आप ले रहे हो वो निर्भर करता है। और इवन देयर आर सम प्लेसेस वेयर आपको ओवरसीज से भी एजुकेशन के चैनल्स हैं कि आपको सिर्फ यहाँ से लोन नहीं, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो आपकी गारंटी ले सकते हैं तो आपको ओवरसीज से भी लोन की अरेंजमेंट्स हो सकती है। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी डिपेंडेंसी जो है एजुकेशन लोन पर जितना कम रखें, क्योंकि फाइनली लोन तो लोन है, लाइबिलिटी है, चुकाना है। ये समझाइए कि ये लोन की लाइबिलिटी किस पर होती है कल्पेश? उस छात्र पर होती है जिसके लिए लोन लिया गया, क्योंकि फाइनली लोन तो माता पिता को ही दिया जाता है, उनके ही क्रेडिट स्कोर के आधार पर दिया जाता है, उनके क्रेडिट बिहेवियर के आधार पर दिया जाता है। इसके भुगतान की जिम्मेदारी में बैंक्स क्या कहते हैं, माता पिता देंगे या वो छात्र जिसके लिए लिया गया है? तो इसमें दो दो चीजें होती है। आपने अपने प्रश्न में आपका जवाब था कि जो माता पिता है वो ही पहले लोन चुकाते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग्स पे ही उनको लोन मिलती है। और इसमें लोन में भी काफी सारे फीचर्स होते हैं जहाँ पे जो लोन की जो रीपेमेंट है आफ्टर द चाइल्ड गेट्स द जॉब और उनकी एजुकेशन खत्म हो जाती है, तो वो जो लायबिलिटी है लोन रीपेमेंट की वो वहां पे ट्रांसफर हो जाती है। तो जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बोझ है, वो पेरेंट्स से हटके चाइल्ड पे चले जाता है। और यहाँ पे भी दो पहलू है प्रियंका। मैं थोड़ा एक माइंडसेट की बात करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम लोन लेंगे और बाद में जब बच्चे की जॉब लग जाएगी तो रीपेमेंट की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। उसमें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चा पहले से एकदम रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और समझेगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और वो लोन रीपेमेंट कर देगा अपनी। इसमें एक नेगेटिव बात भी आ सकती है कि अगर आप किसी इंडिविजुअल पे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बच्चे की, अगर अपनी जिंदगी के पहले कदम में ही बजाय कि इन्वेस्टमेंट करने, जब वो अपनी पहली कमाई करता है, उसकी एक सोच ही लोन रीपेमेंट में चली जाती है कि मुझे ये लोन रीपे करना है, तो आगे जाके आप सोच सकते हैं कि वो बंदे का माइंडसेट क्या होगा कि भैया मेरी जिंदगी में अगर कुछ भी कल दिक्कत आई है, मुझे कुछ भी हासिल करना है, तो मैं लोन के सहारे ले सकता हूँ और वो एक गलत ट्रैक पे जा सकता है। मैं सिर्फ एक माइंडसेट की बात करता हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर एजुकेशन लोन बहुत आसानी से संभल जाए तो उसमें अच्छी बात है। और पेरेंट्स जब तक अपने ऊपर, आई थिंक, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने रिटायरमेंट के पहले उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सके, कंप्लीट रीपेमेंट ऑफ द एजुकेशन लोन, दैट विल बी द आइडियल केस। राइट, तो अगर आप रीपेमेंट करने का आपके पास पुख्ता प्लान है तो लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास एक पुख्ता प्लान होना चाहिए। पिक्चर परफेक्ट तो नहीं हो सकती है, कुछ अड़चने आ सकती हैं, इसीलिए शायद कल्पेश भी कह रहे हैं कि लोन जितना कम हो उतना लेंगे तो उस लाइबिलिटी से जो है आपका जो है सर भारी नहीं रहेगा। कल्पेश कुछ सब, हाँ बताइए। मुझे यहाँ पे एक और चीज ऐड करनी है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि बहुत सारे लोगों को ये भी समझना है कि निवेश, जैसे आपने पूछा कहाँ करना है, तो इक्विटी तो मैंने बताया कि अच्छा है, और अगर आपको टाइम फ्रेम लंबा है तो इक्विटी, टाइम फ्रेम कम है तो फिक्स्ड इनकम, वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप अपने कोई भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को
ये मत समझ के चलिए कि ये मेरी रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं 5 साल या 10 साल के बाद टारगेट करके मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए यूज करूंगा। क्योंकि राइट। यहाँ पे दिक्कत ये हो सकती है कि रियल एस्टेट जैसे हम सब जानते हैं कि इनलिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, उसमें काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर भगवान ना करे अगर आपको आपका बच्चे का गोल सामने आ गया, उसको आपकी फीस भरनी है और आपने वो रियल एस्टेट को लिक्विडेट करने की इच्छा बताई और वहां पे कोई टेक्निकल स्नैग आया या आपको बायर नहीं मिला, तो आपका बच्चे का एजुकेशन का जो गोल है वो सामने अटक जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि ये रियल एस्टेट इज बहुत नॉट अच्छी लिक्विड। बात कही है। लोग कहते हैं कि हमारे पास एक घर हमने इसलिए खरीदा है कि बच्चे की पढ़ाई में इस्तेमाल करें, तो ये एक गलती आप कर रहे हैं। उससे अच्छा होगा कि आप ऐसे निवेश करें जहां से लिक्विडिटी हो, जहां से आपको तुरंत पैसे मिल जाए।